हेलो फ्रेंड्स, आज हम डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज में पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। इसमें हम सीखेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए। हम देरी ना करते हुए हम वीडियो के ऊपर आते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता क्या है? एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 मैंने इंस्ट्रक्शंस लिख रखी है। तो ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है जिनको हम सोल्व करते हैं प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में। अब एक बात सोचे हम कि अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाया है, कोई आम आदमी जिसको लैंग्वेजेस ना आती हो तो वो उसको रीड कैसे करेगा? तो ये एक एल्गोरिथम एक मीडियम है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना आती हो या फिर कुछ कम आती हो, तो इसलिए हम उसको स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो उसके। तो एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं हम? एल्गोरिथम। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, एन नेचुरल नंबर्स के सम का एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, एल्गोरिथम टू ऐड फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एज्यूम कैपिटल एस इज अ वेरिएबल इनिशियलाइज्ड टू 0। तो हम देखेंगे कि एक एन नेचुरल नंबर का सम जिसमें एक हमने एस डिक्लेयर कर लिया है वेरिएबल जो इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक है, तो पहला स्टेप आया। पहले स्टेप में हम इनिशियलाइज करते हैं, अगर एन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है तो वो रिटर्न कर देगा 0, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं। अगर फिर आते हैं हम स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या है? रिपीट स्टेप 3 एंड स्टेप 4 वाइल एन इज नॉट इक्वल टू 0। रिपीट करेंगे स्टेप 3 एंड स्टेप 4 को जब तक एन की वैल्यू 0 ना हो जाए। स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 क्या है? एस इज इक्वल टू एस प्लस एन। एस क्या है? इनिशियली 0। अगर 0 ना है, अगर 0 ना है तो एस में एस की वैल्यू प्लस एन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर डिक्रीमेंट कर देते हैं। स्टेप 4 में आते हैं, फिर डिक्रीमेंट करते हैं एन की वैल्यू 1 से। ठीक है, फिर रिटर्न कर देंगे एस। जैसे हम वैल्यू लेते हैं 5। ठीक है, शुरू में 5 ली, 5 ली तो स्टेप 1 ये तो फॉल्स होगी कंडीशन, तो स्टेप 2 पे आया। रिपीट करेंगे 3 और 4 एन नॉट इक्वल टू 0 तक। तो वैल्यू है 5, तो शुरू में एस की वैल्यू क्या है? 0, 0 प्लस 5, 5 हो गया इधर। ठीक है, फिर डिक्रीमेंट करते हैं एन की वैल्यू 4। वापस से ये कंडीशन चेक करेगा, एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो एन की वैल्यू 4 होगी। एस की वैल्यू क्या होगी थी तब? 5, 5 प्लस 4 9। फिर वापस इधर आए, एन की वैल्यू होगी 3, 3 वापस देखा, एन नॉट इक्वल टू 0 है, 3 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये फिर से ये स्टेप चलेगा। इधर 9 एस की वैल्यू 9 होगी थी, 9 प्लस 3 12, 12 फिर वापस डिक्रीमेंट किया एन की वैल्यू को, एन की वैल्यू होगी 2, 2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो एस की वैल्यू शुरू अब होगी थी 12, 12 प्लस 2 14, 14 फिर वापस ये स्टेप पे आए, एन की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई एक, डिक्रीमेंट होने के बाद 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो इधर 14 हो गया था, 14 प्लस 1 15, एस की वैल्यू 15 होगी, एन की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई 1 से 0, तो अब 0 देखा, ये 0 नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो रिटर्न कर देगा एस की वैल्यू, मतलब रिटर्न कर देगा 15। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम 15 ही होता है, 1 2 3 4 5, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 15। तो ऐसे एक एल्गोरिथम काम करता है, स्टेप बाय स्टेप हम उसको लिखते हैं। इस इंस्ट्रक्शंस को ही हमने लिखा है। तो इस एल्गोरिथम होता क्या है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। किसी भी प्रोग्राम सोल्व करने के लिए हम जो स्टेप्स लिखते हैं उनको ही हम क्या बोल देते हैं? एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का एनालिसिस देखते हैं आप। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। द गोल ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इज टू कंपेयर एल्गोरिथम मेनली इन टर्म्स ऑफ रनिंग टाइम बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अदर फैक्टर। एक तो हम एल्गोरिथम का एनालिसिस क्यों करते हैं? एल्गोरिथम काम क्यों अगर एक ही प्रोग्राम के हम 50 एल्गोरिथम लगा लो हमारे पास है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा एल्गोरिथम हमारे लिए सुटेबल है, जो हमारे रन टाइम कम से कम रन टाइम दे, वो हमारे लिए सबसे अच्छा एल्गोरिथम होगा।
और भी अदर फैक्टर्स है, जैसे कि मेमोरी कम से कम कंज्यूम करे, और बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ ग्रोथ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में रेट ऑफ ग्रोथ देखते हैं हम। The rate at which running time increases as a function of input is called rate of growth. जिस रेट से रनिंग टाइम इंक्रीज होता है, हम इनपुट डाल देते हैं फंक्शंस के अंदर, उसको बोलते हैं हम रेट ऑफ ग्रोथ। जैसे ये एक इंस्ट्रक्शंस है, f of n is equal to n की पावर 4 प्लस 2 n की पावर 2 प्लस 100n प्लस 500। अगर हम ये इधर n की वैल्यू 1 डाल देते हैं तो ये बहुत छोटी इक्वेशन आएगी। अगर 1 ना डाल करके हम यहाँ पे 1000 डाल देते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन देखो इसकी वैल्यू कितनी बड़ी हो जाएगी। तो अगर इसके लिए n की वैल्यू अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो रनिंग टाइम इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब कि अब हमारा एल्गोरिथम है वो ज़्यादा टाइम लेगा तो इसका मतलब वो थोड़ा इतना कन्वीनियंट नहीं है हमारे लिए। तो हम कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज़ को। अगर n की वैल्यू बड़ी है n नोट से तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा मेमोरी लेगा। तो इसी वजह से हमें रेट ऑफ ग्रोथ का कंसेप्ट ठीक ठाक समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अब टाइप्स ऑफ एनालिसिस। जैसे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम किया था हमने, अब देखते हैं इसके टाइप्स, कैसे एनालाइज करते हैं एल्गोरिथम को। टू एनालाइज द गिवन एल्गोरिथम वी नीड टू नो ऑन व्हाट इनपुट्स द एल्गोरिथम इज टेकिंग लेस टाइम। किस इनपुट पे हमारा एल्गोरिथम कम टाइम ले रहा है, एंड ऑन व्हाट इनपुट द एल्गोरिथम इज टेकिंग ह्यूज टाइम। किस इनपुट पे हमारा एल्गोरिथम ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। एनालाइज करने की नौबत क्यों आती है हमारे पास, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितने इनपुट्स डाल रहे हैं उसके हिसाब से कौन सा इनपुट कम टाइम ले रहा है, कौन सा इनपुट ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इसके बिहाफ पे 3 कैटेगरीज में बांटा गया है एनालिसिस को। एक होता है वर्स्ट केस, एक होता है एवरेज केस, एक होता है बेस्ट केस। वर्स्ट केस कौन सा होता है, जैसे कोई n नेचुरल नंबर्स का सम करना हमें, अब हमको दे दे कि सभी अलग अलग है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 प्लस, ऐसे सभी का अलग अलग हमें सम करना पड़े, तो वो गया हमारे लिए वर्स्ट केस। एवरेज केस मतलब आधे आधे नंबर्स का हमें सम दे दे, जैसे 10 नेचुरल नंबर्स का हमें सम निकालना हो तो 5 का निकाल के दे रखा हो, 5 का अलग से निकाल के दे रखा हो, 1 to 5 का दे रखा हो, 5 to 10 का दे रखा हो, तो वो हमारे लिए हो गया एवरेज केस। बेस्ट केस जो हमें 10 के 10 निकाल के ही दे रखे हो अगले ने, भाई तुम्हारे पास है 10 नेचुरल नंबर्स, ये तुम्हारे पास है सम, तो वो हमारे लिए बेस्ट केस हो गया। तो इसी बिहाफ पे हम एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं, वर्स्ट केस, बेस्ट, एवरेज केस एंड बेस्ट केस। तो अब हम देखते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। आप इस स्लाइड को देखिए, अब मैं समझाता हूँ, इससे आपकी परेशानी बहुत कम हो जाएगी। फॉर ऑल द 3 केसेस, जो ये 3 केसेस देखे थे हमने, वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस, वी नीड टू आइडेंटिफाई द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। तो हम एक फंक्शन बना रखा है, जैसे हमने ये फंक्शन बनाया था, इस फंक्शन का कोई ग्राफ बनेगा तो उसका एक अपर बाउंड देखते हैं, एक लोअर बाउंड देखते हैं एनालाइज करने के लिए। तो उसके बिहाफ पे हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस डिफाइन कर देते हैं। तो सिंटैक्स टू रिप्रेजेंट द बाउंड्स, 3 सिंटैक्स में हम बाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक है बिगो नोटेशंस, एक है ओमेगा नोटेशंस, एक है थीटा नोटेशंस। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। बिगो नोटेशन क्या है, ओनली अपर बाउंड्स जिसमें इंक्लूड हो, मतलब इस फंक्शन का सिर्फ अपर बाउंड इंक्लूड कर ले हम, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक अचीव कर पाएगा ये, ठीक है। 2 फंक्शंस में हम कंपेयर करते हैं इनको, ठीक है। 2 फंक्शंस मतलब 2 एल्गोरिथम्स के बीच में हम देखते हैं कौन सा अपर बाउंड तक ज़्यादा वैल्यू अचीव कर पाता है। तो तब काम आता है हमारा बिगो नोटेशंस, किसमें, ओनली अपर बाउंड कंडीशंस के अंदर। फिर देखते हैं हम ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन इसके अपोजिट है, ये हम देखते हैं लोअर बाउंड्स के अंदर। दो एल्गोरिथम के लोअर बाउंड्स के अंदर देखते हैं लोअर बाउंड में कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट है हमारे पास। अब अगर हमारे पास इनपुट कम हो, कम वैल्यू का हो, और एक एल्गोरिथम है जो कम वैल्यू पे मतलब ज़्यादा वैल्यू के लिए बना है, ज़्यादा इनपुट के लिए बना है, मैक्सिमम इनपुट के लिए बना है, एक एल्गोरिथम है जो कम इनपुट के लिए बना है, मिनिमम इनपुट के लिए बना हो, ठीक है। तो इसलिए हम वहाँ यूज़ करेंगे ओमेगा नोटेशन, ताकि हमारा एल्गोरिथम का रन टाइम कम हो सके। मतलब वो वाला एल्गोरिथम यूज़ कर लेंगे जहाँ पे हमें कम रन टाइम मिल रहा हो,
और बिगो नोटेशन में मतलब ज़्यादा इनपुट्स है तो अपर बाउंड चेक करते हैं, शायद क्या पता दूसरे एल्गोरिथम का पहले एल्गोरिथम से ज़्यादा रन टाइम ना हो, तो रन टाइम हमें कम करना है इसलिए हम बिगो नोटेशन यूज करते हैं। देन आया थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन क्या है, हम एवरेज वैल्यूज देखते हैं उनकी, एवरेज मतलब मिड वैल्यूज देखते हैं, मिड वैल्यूज पे कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट हमारे लिए एल्गोरिथम, तो उसके लिए हम कर लेते हैं थीटा नोटेशन। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि रेट ऑफ ग्रोथ में देख लिया था कि इस फंक्शन को अगर हम प्लॉट करना चाहिए तो एक ग्राफ आएगा, कोई ग्राफ आ गया लगा लो, ठीक है। और ग्राफ आने के बाद क्या, मतलब ये कोई ग्राफ आ गया, इसका ग्राफ आने के बाद एक और फंक्शन लिया इसके कंपैरिजन में, मतलब इसके एल्गोरिथम बना लिए 2-3, तो क्या पता मैक्स छोटी वैल्यूज के लिए एक कन्वीनियंट हो, बड़ी वैल्यूज के लिए दूसरा कन्वीनियंट हो, तो इसलिए हम बिगो नोटेशंस, ओमेगा नोटेशंस एंड थीटा नोटेशंस की अलग अलग अपने अपने हिसाब से इन तीनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है हर एक एल्गोरिथम के हिसाब से। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फर्दर अपडेट्स के लिए आप चैनल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।